हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। इस चैनल पर हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस है आपका फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स का, वो हम लोगों का कंटिन्यूएशन में है। तो आज ये थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर में आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे दैट इज कुछ एमसीक्यू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पहले उसको हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जेयूटी में जो आपका फिजिक्स का पेपर होता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में, जो आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 के नाम से जाना जाता है, तो इसमें कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रहते हैं। ठीक है, जनरली 8 क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स के हिसाब से 16 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो कुछ एमसीक्यू के रिगार्डिंग प्लेन मिरर से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है, एक पॉइंट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान में रखिएगा कि व्हेन द प्लेन मिरर व्हेन द प्लेन मिरर when the plane mirror is rotated through an angle is rotated through an angle theta, then then the reflected rays then the reflected ray is rotated by an angle 2 theta। अगर किसी प्लेन मिरर में मिरर ही रोटेट कर जाता है, कोई मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये इसके साथ कोई एंगल बना रहा होगा, सर्टेन कुछ एंगल होगा, अगर ये थीटा एंगल से रोटेट कर जाए, ये मान के चले 30 डिग्री है सपोज दैट, और ये हम लोग क्या हुआ, थीटा एंगल से रोटेट कर गया, कुछ इसमें ये थीटा एंगल से रोटेट कर गया, तो जो इसका रिफ्लेक्टेड जो रे होगा वो 2 थीटा से रोटेट करेगा। जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितना से रोटेट कर जाएगा, 2 थीटा से। इस पॉइंट को आपको याद रखना, इसका प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, जो नेसेसरी चीजें हैं उतनी सिर्फ जानेंगे। एमसीक्यू में बस इतना याद रखिए कि अगर कोई मिरर थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा दैट विल रोटेट थ्रू एन एंगल 2 थीटा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्लेन मिरर के रिगार्डिंग आपको याद रखना है, ठीक है, वो है इसका इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, इसमें कुछ सर्टेन क्वेश्चंस बन सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन, इसमें कुछ सर्टेन क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें एक केस वाइज करके हम लोग पढ़ लेंगे। एक फॉर्मूला है, इफ m इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा, ये होता है। ठीक है, m कोई वैल्यू है तो हम लोग 360 बाई थीटा ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर इतना का जो वैल्यू है, ठीक है, वो अगर इवन इंटीजर आ रहा है, इज एन इवन इंटीजर then the number of image form n is equal to कितना हो जाएगा, m minus 1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड जो है वो कितना हो जाएगा, n is equal to m minus 1। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान के चलिए कोई मिरर जो है वो कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। ये एक मिरर है जो किसी सर्टेन एंगल पर इंक्लाइंड है। मान लेते हैं ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, या 60 डिग्री ले लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। तो यहां थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। दिस प्लेन मिरर इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद दिस एक्स एक्सिस, ये इस तरह से झुका हुआ है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, कितनी इमेजेस इसके बनेंगे। ठीक है, इसको अगर आपको निकालना है तो आप
डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एम की वैल्यू आप पहले कैलकुलेट कर लो, 360 बाई, यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, काटोगे तो आपका 6 आएगा। एम का वैल्यू कितना है 6। अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये जो एम का वैल्यू आया है ये इवन है या ऑड है। दिस इज इवन इंटीजर। तो अगर ये इवन इंटीजर है तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा इस मिरर के द्वारा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, तो वो m-1 होगा, दैट इज 6-1। तो n का वैल्यू कितना आएगा 5 इमेजेस आपके बनेंगे। ठीक है। अगर कोई मिरर इसी में अगर कोई मिरर है वो इस तरह से 90 डिग्री एंगल बना रहा है किसी दूसरे मिरर के साथ, ठीक है, यहां थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। तो सबसे पहले आप m निकाल लो, दैट इज 360 डिवाइड बाई 90, यह आ गया आपको 4। तो m अगेन क्या मिल रहा है इवन इंटीजर मिल रहा है। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, तो n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपको, दैट इज 4-1, दैट इज 3 इमेजेस आपका बनेगा। अगर दो प्लेन मिरर जो है उसके बीच का, ये भी आपका एक मिरर होगा पॉलिश्ड सरफेस, यहां पर हम ये ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर दो प्लेन मिरर के बीच 60 डिग्री का एंगल है तो आपका जो इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, अगर 60 डिग्री है, ठीक है, दो मिरर अगर आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इस तरह से, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे 5 बनेंगे। अगर दो मिरर आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, इसमें कुल मिलाकर आपको 3 बनेगा। ठीक है, बस वो आपको ये m का वैल्यू देखना है कि m की जो वैल्यू है वो इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो दो प्लेन मिरर आपस में एंगल कितना डिग्री का बना रहा है, दो प्लेन मिरर अगर 30 डिग्री का एंगल बनाया तो अगर 30 डिग्री का एंगल बनाएगा दो प्लेन मिरर अगर 30 डिग्री का एंगल बनाएगा तो 360 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 का 3 6 12, 12 इज अ इवन इंटीजर। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड देयर, तो 12-1 दैट इज 11 इमेज बनेगा। तो आपको एमसीक्यू में ये कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि अगर ऑड इंटीजर आएगा तो क्या होगा। ठीक है, अब केस 2 में क्या है कि अगर m का वैल्यू ऑड इंटीजर हो जाए, अगर n का जो वैल्यू है वो m इज इक्वल टू 360 बाई थीटा इज ऑड इंटीजर, अगर ऑड इंटीजर हो जाएगा तब जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो कितना होगा, तो नंबर ऑफ इमेज m के बराबर बनता है। तब जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ m। लाइक अगर हम लोग मान के चलो यहां पर कुछ ऐसा करते हैं कि ऑड आ जाए, ठीक है, तो हम लोग थीटा की वैल्यू कितना ले लेते हैं, ठीक, लाइक 360 हमको बाई थीटा करना है तो चाहिए ऑड। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 360 भाई, अगर दो प्लेन मिरर जो है, अगर दो प्लेन मिरर मान लेते हैं कुछ 40 डिग्री के आसपास बना रहा है, ठीक है, 40 डिग्री आसपास एंगल बना रहा है, ये थीटा कितना है 40 डिग्री है थीटा का वैल्यू। तो ये इस बार 4×9 = 9 आया। 9 इज ऑड इंटीजर, 9 कैसा है ऑड इंटीजर है। इन दिस सिचुएशन हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, तो 9 इमेज बनेगा। तो अगर थीटा की वैल्यू 9 है तो नंबर ऑफ इमेज भी कितनी, सॉरी m की वैल्यू अगर 9 है तो नंबर ऑफ इमेज भी कितना बनेगा, जो m का वैल्यू आएगा उसके बराबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है केस 2 कि अगर m इज इक्वल टू 360 बाई थीटा करने से ऑड इंटीजर आ रहा है, मतलब दो प्लेन मिरर जो है आपस में लाइक 40 डिग्री एंगल बनाया। ठीक है, अब ये थीटा हो गया आपका, 40 डिग्री क्या होगा थीटा हो गया, तो 360 बाई आप 40 करके देखोगे, जो भी वैल्यू आ रहा है उसको पहले चेक करोगे ये इवन है या ऑड है। जैसे यहाँ 360 बाई 40 करोगे तो कैसा वैल्यू आ रहा है ऑड वैल्यू आ रहा है, तो ऑड वैल्यू मतलब m का वैल्यू 9 आ गया ऑड है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा m के बराबर, यानी 9 इमेज बनेगा। एक केस 3 भी होता है। ठीक है, केस 3 ऐसा है कि अगर आपका जो है दो प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, दो प्लेन मिरर है,
दो प्लेन मिरर, तो इनके बीच का एंगल कितना है, तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो इफ अगर आपका थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 0, यहां थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 हो गई। इन दिस सिचुएशन, ये केस 3 है, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तब आप जो यहां पर m निकाल रहे हो वो 360 बाई कितना आ रहा है थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी कि ये हो गया इन्फिनिटी। तब ऐसे केस में नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी। तो अगर आपका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो आपके कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा। ठीक है, तो दो प्लेन मिरर के बीच में कितने नंबर ऑफ इमेज बनते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनते हैं। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिसे हम लोग 4 पॉइंट टोटल डिस्कस किए कि अगर दो प्लेन मिरर है, अगर प्लेन मिरर जो है थीटा एंगल से रोटेट करता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितना डिग्री एंगल से रोटेट कर जाएगा, 2 थीटा से। फिर एक हम लोग केस लिए m इज इक्वल टू 360 बाई थीटा, अगर दो प्लेन मिरर के बीच जो है एंगल थीटा बन रहा है तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, तो इसको निकालने के लिए m इज इक्वल टू 360 बाई थीटा करके देखेंगे। अगर ये जो वैल्यू है 360 बाई थीटा इवन इंटीजर आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, m माइनस 1 बनेगा। और अगर ये ऑड इंटीजर आया 360 बाई थीटा तो नंबर ऑफ इमेज m के बराबर बनेगा। और अगर ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट बनेगा। इतने सारे केसेस है, आपको ये एमसीक्यू में डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको प्लेन मिरर के रिगार्डिंग था। जेयूटी में जो भी आपको रिफ्लेक्शन पार्ट दे रखा है, तो प्लेन मिरर में जितना रिफ्लेक्शन पार्ट हो सकता है पॉसिबल उतना लगभग जो है हम लोग कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, चलिए तो आज जो है हम लोग शुरू करेंगे दैट इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, वंस अगेन हम आपको ये फिर से बताना चाहेंगे, आपको हर वीडियो लेक्चर का जो पीडीएफ नोट्स है वो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है अध्ययन@टेलीग्राम। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर आपको जो भी है हर दिन का वीडियो लेक्चर का पीडीएफ नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, आपको इस चैनल में ऐड नहीं हो पा रहे तो यू कैन मैसेज मी 7999118137। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, जितना हो सकेगा हम आपके क्वेरी को ठीक करने का, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर। आज से हम लोग क्या देखेंगे, स्फेरिकल मिरर देखेंगे। ठीक, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो हम लोग एक ऐसा मिरर का कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसा मिरर को इमेज कर रहे हैं जो एक गोला है। ठीक है, इस तरह से एक गोला है, इस तरह से एक गोले के फॉर्म में है। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर इस तरह से आपका एक गोले के फॉर्म में है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं, इस स्फीयर में हम लोग अंदर की तरफ पॉलिश कर दिए, इस तरह से, इस तरह से इसको पॉलिश कर दिए, सिल्वर पॉलिश आप कर दिए। ठीक है, इस तरह से इस स्फीयर का जाहिर सी बात है कोई ना कोई सेंटर होगा। ठीक है, अब ये जो मिरर है इधर से कोई लाइट जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा इधर से। यानी इसके इस सरफेस से, ये जो सरफेस है बाहर वाला, आउटर वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनर वाला पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, इनर सरफेस ये हम लोग क्या कर दिए हैं, पॉलिश्ड कर दिए हैं। और जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस है, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग एरिया है। यहीं से रिफ्लेक्टिंग एरिया, यहीं से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये एक ऐसा मिरर का हम लोग कल्पना किए। अब इस मिरर को कट करेंगे तो हम लोग दो तरह का मिरर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब क्या है, ये स्फेरिकल मिरर में अगर हम लोग इस स्फेरिकल मिरर को देखें ध्यान से तो इसको यहां से अगर हम लोग कट कर देते हैं, कहीं भी किसी भी एक एरिया से हम लोग यहां पर कट कर दिए। ठीक है, अब जब हम लोग इसको काटे, ठीक है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है कुछ ऐसा आया, ये अंदर में रिफ्लेक्टिंग एरिया है, देखिए अंदर में है इसका रिफ्लेक्टिंग एरिया। ठीक है, अब मतलब अगर आप यहां से काट रहे हो, अगर आप यहां से काट रहे हो तो कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा और ऐसे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इस तरह से होगा। ठीक है, कोई लाइट जो है वो इस एंगल से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ और इस एंगल से क्या हो गया,
सॉरी इस एंगल से इंसिडेंट हुआ और इस एंगल से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अगर ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें एक उभार है, ठीक है, उभार है, ठीक। तो अगर ऐसा होता है कि जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक उभार के रूप में है, तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है। कौन सा मिरर बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा आप लोग डायग्राम देखे होंगे कॉन्वेक्स मिरर में, देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग इधर हम पॉलिश कर दिए और ये मेरा जो है, ये मेरा यहां से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। तो ये मेरा उभार है, ये हमारा कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। अगर ये मिरर में अंदर की ओर पॉलिश नहीं करके, ये जो है ना, ये अंदर की ओर पॉलिश नहीं करके बाहर की ओर पॉलिश कर दिया जाए, मतलब एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें हम लोग क्या कर दिए, बाहर की ओर पॉलिश कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा बाहर की ओर। अब फिर आप इसको ऐसे बीच से काटोगे, काट लिए, तब अब आप क्या देख रहे हो कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनर की ओर है, अंदर की ओर है। कोई लाइट इस पर जाएगा और इस तरह से कोई लाइट इस पर जाएगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है ये अंदर की ओर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर हो और पॉलिश्ड मेरा क्या हो, बाहर की ओर हो। देखो ये कैसा है, जिसमें कि मेरा पॉलिश हम लोग क्या कर दिए, बाहर की ओर है, ये पॉलिश्ड है बाहर, ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर की ओर है। तो ये जो कॉनकेव मिरर होता है, ये ऐसे स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है जिसमें जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वो आउटर साइड होता है और रिफ्लेक्टिंग एरिया इनर साइड होता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो है ये ऐसे स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है जिसमें कि पॉलिश्ड एरिया अंदर की ओर होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है। बट ये दोनों है स्फेरिकल मिरर ही। अब स्फेरिकल मिरर को आप अंदर से पॉलिश कर दोगे, अगर आप अंदर से पॉलिश कर रहे हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से है, तो उससे जो आप मिरर बना रहे हो दैट इज एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन अगर कोई ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसमें बाहर से पॉलिश्ड है, ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर है, तो आप उसको क्या बोलोगे, कॉनकेव मिरर। क्लियर हो गया चीज, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर से हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों तरह के मिरर को बना सकते हैं। बस फर्क ये है कि आप उस स्फेरिकल मिरर में बाहर से पॉलिश्ड किए हो या अंदर से आप पॉलिश्ड किए हो। अगर आप बाहर से पॉलिश कर दिए हो और अंदर रिफ्लेक्टिंग एरिया है, तब आप उस स्फेरिकल मिरर को काट कर जो मिरर बनाओगे दैट इज कॉनकेव मिरर। लेकिन अगर आपका स्फेरिकल मिरर का इनर पार्ट अंदर की ओर पॉलिश्ड किया हुआ है, अब बाहर आउटर सरफेस बिना पॉलिश्ड का यानी रिफ्लेक्टिंग एरिया है, तो आप उसको काट कर जो मिरर बनाओगे दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो आपको नोट्स में इनके डेफिनेशंस मिल जाएंगे, इसी चीज को आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा, आपका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए स्फेरिकल मिरर में, तो बेसिकली हम लोग स्फेरिकल मिरर जब शुरू करते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी रहता है, ठीक है, हमारे पास कुछ सर्टेन पॉइंट्स रहते हैं, ठीक, उसको आपको समझना रहेगा। जैसे अभी हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग कॉनकेव मिरर एक डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। ये जिस भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है उसका आउटर सरफेस क्या कर दिया गया है, पॉलिश्ड कर दिया गया है, ये इसका आउटर सरफेस है। और इनर वाला हिस्सा क्या किया गया है, रिफ्लेक्टिंग एरिया है। तो ये जो मेरा अंदर का हिस्सा दिख रहा है, ये अंदर वाला हिस्सा, ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये इनर पार्ट। अब इसमें कोई लाइट अगर आप इंसिडेंट करोगे, ठीक है, तो ये यहां से टकरा कर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होगा अंदर से, ठीक है। तो दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब जब भी आप किसी कॉनकेव मिरर को देखोगे, ठीक, तो इस कॉनकेव मिरर का कुछ मिड का पॉइंट होगा, ठीक, कुछ मिड वाला पॉइंट होगा जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो अगर आपको पोल डिफाइन करना पड़े, अगर आपको पोल डिफाइन करना पड़े तो आप पोल को जनरली हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोल आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर भी ऐसा ही होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होगा, दिस इज अ
कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसका भी जो ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो पोल क्या होता है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का यहां से शुरू है और यहां खत्म है। तो ये जो है पाथ, इस पाथ में मिड पॉइंट कहाँ है, इस मिरर का मिड पॉइंट यानी बीच का हिस्सा कहाँ है, ठीक बीचों बीच वाला हिस्सा। तो ये मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी सेम चीज होगा, ठीक। दूसरा जो इसमें टर्मिनोलॉजी होता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको बोलते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, ये जो कॉनकेव मिरर है किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा, हिस्सा होगा। ये कोई स्फेरिकल मिरर है। अब ये कैसा स्फेरिकल मिरर है, इसका आउटर सरफेस को पॉलिश्ड कर दिया गया है, ठीक है। इसके आउटर सरफेस को हम लोग क्या कर दिए हैं, पॉलिश्ड किए हैं, और इसी को काट कर हम लोग क्या बनाए हैं, ये कॉनकेव मिरर बनाए हैं, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर जिस भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा तो उसका इस स्फेरिकल मिरर का कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा, ठीक है। और इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जिसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, द कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर हुज पार्ट इज दिस कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। जिस स्फेरिक सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का जिसका कि ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर क्या होंगे, पार्ट होंगे, हिस्सा होंगे। अगर इसको हम लोग यहां से काट दिए, इतना हिस्सा काटे, इतना हिस्सा काट लिए, ये आपका बचा, ये बचा ना, ये बन गया ये, ठीक है। तो ये जो सेंटर होगा यही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है, किसका, इस कॉनकेव मिरर का। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर का भी वही होता है, ठीक है, ये भी किसी न किसी स्फीयर का ही हिस्सा है ना, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहां पर कहीं दे देते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, तो हम लोग कहीं यहां पर दे देते हैं, ठीक है। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अब एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको सबको पता होगा, अगर ये कोई स्फीयर है, ठीक है, तो इसके सेंटर से इसके पेरीमीटर पर या पेरिफेरल पर कहीं भी आप जाइएगा तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये स्फेरिकल मिरर जिस भी स्फेयर का पार्ट होगा उस स्फेयर के सेंटर से लेकर इस कॉनकेव मिरर के किसी भी पॉइंट पर अगर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। लाइक हम यहां एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए, इस सेंटर से लेकर इस कॉनकेव मिरर के किसी भी पॉइंट पर, यहां से लेकर यहां तक जिस भी पॉइंट पर आप लाइन ड्रॉ कर दोगे, दिस इज एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इन अ सिमिलर मैनर कोई अगर कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें भी आप उस कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर से उस कॉन्वेक्स मिरर पर कहीं पर भी आप अगर लाइन ड्रॉ करते हो, मैच कराते हो ये, तो दिस इज एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आप कोई भी पॉइंट आप मिला दीजिए, दिस इज एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये आपको डिफाइन करना बहुत आसान है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो दिस इज ये जिस भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर से इस मिरर पर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के किसी भी पॉइंट पर आप जो लाइन ड्रॉ करते हो, मीट कराते हो, दैट इज एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा लिख भी देते हैं, ठीक। दिस इज the radius of
spherical mirror whose part is the corresponding is the corresponding concave or convex mirror, corresponding concave or convex mirror. ठीक है, क्लियर है? अब जो फोर्थ टर्मिनोलॉजी है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. फोर्थ टर्मिनोलॉजी इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस आप किसको बोलोगे? ठीक है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप जो पोल होगा वहां पर जो लाइन आप ज्वाइन कराओगे, मिलाओगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. क्या बोलेंगे? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से इसके पोल पर जो ये मीटिंग लाइन है, ज्वाइनिंग लाइन है, ज्वाइन कराते हो, दिस इज एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, दिस इज द लाइन joining from center of curvature means C to pole of the mirror. ठीक है, C to P जो भी आप लाइन ज्वाइन कराते हो that is actually called as principal axis. ठीक है, जो इसमें फिफ्थ टर्मिनोलॉजी है that is फिफ्थ टर्मिनोलॉजी इज फोकस. ठीक है, हम लोग फोकस किसको बोलते हैं? तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन या पैरेक्सियल रे जो होता है वो, यानी ऐसा कोई रे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, वो अगर इस मिरर पर इंसिडेंट हो और इंसिडेंट होने के बाद वो जहां से क्रॉस करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं. ठीक है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज फोकस. आया बात समझ में? तो फोकस हमारा क्या है? कोई भी ये जो लाइन है जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये रे है एक्चुअली, तो ये कोई भी जो रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो इस कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होता है और इंसिडेंट होने के बाद कहां से रिफ्लेक्ट करता है? फोकस से होकर गुजरेगा अगर रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस से जहां से होके गुजर जाता है, जिस पॉइंट को ये कट करता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज फोकस. ठीक है, यही क्या कहलाता है? फोकस. जैसे ये हमारा कोई पैरेलल रे है, ये इंसिडेंट हुआ इस कॉन्वेक्स मिरर पे, यहां पर इंसिडेंट हुआ, यहां से फिर टकरा के ये चला गया, तो ये लाइन जो है, ये लाइन कहीं से इस फोकस सॉरी इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है. उसको पीछे आप ड्रॉ करोगे तो यहां कट किया, दिस इज एक्चुअली फोकस. यही क्या कहलाएगा? फोकस. जैसे यहां पर ये लाइन जो है, ये जो रे है, ये इस कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से ये गुजरा, तो प्रिंसिपल एक्सिस को ये जहां रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करता है, दैट इज एक्चुअली फोकस. या इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जितने भी ये पैरेक्सियल रे मतलब होता है कि वैसे रे जो है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, काफी क्लोज हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल रेज. पैरेक्सियल रेज. पैरेक्सियल रेज क्या होते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर नहीं होंगे, बहुत दूर नहीं होंगे, काफी क्लोज होंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैरेक्सियल रेज. तो ऐसे पैरेक्सियल रेज जब मिरर पर इंसिडेंट होते हैं तो उसके बाद ये कॉनकेव अगर मिरर है तो कहां पर ये इमर्ज होता हुआ, कहां पर ये मीट करता हुआ दिखेंगे? तो जहां पर ये मीट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस में, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे. ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये कहां से मीट होता हुआ प्रतीत होता है, कहां से ये आता हुआ प्रतीत होता है? ठीक है, अपीयरेंस इसका कहां से लगता है, कहां से ये आ रहा है, तो दैट इज फोकस. कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस में जहां से आता हुआ प्रतीत होगा, ये यहां से ये इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्टेड हो गया, तो आपको ये इधर से देखिए, आपको क्या लगेगा कि पीछे कहीं से आ रहा है. तो प्रिंसिपल एक्सिस में कहां से आता हुआ दिखता है? तो फोकस से आता हुआ दिखता है. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं?
कन्वर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर? क्योंकि जब भी यहां पर लाइट इंसिडेंट करेगा इस आपको प्रिंसिपल सॉरी इस कॉनकेव मिरर पे, ये क्या होंगे? कन्वर्ज होंगे। ठीक है, आपको एक जगह इकट्ठा होता हुआ दिखेगा ऐसे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और ये कहां पर मीट होता दिखता है? तो फोकस पे। तो जितने भी पैरेलल रेज होंगे कॉनकेव मिरर में, अगर वो आप उसको इंसिडेंट करवाइएगा इससे प्लेन मिरर पर, सॉरी प्लेन मिरर पर, तो ऐसे इससे कॉनकेव मिरर पे, तो वो कहां पर कन्वर्ज होता दिखेगा? तो फोकस पे कन्वर्ज होता दिखेगा। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, ये इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर आप जब कोई रे इंसिडेंट करवाते हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट करवाते हो, तो आपको क्या दिखेगा? ऐसे डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है। कहां से ये डाइवर्ज होता दिखेगा? तो फोकस से डाइवर्ज होता दिखेगा। कॉनकेव मिरर में ये फोकस पर कन्वर्ज होता दिखेगा, इकट्ठा आता दिखेगा, जबकि आपको कॉन्वेक्स मिरर में ये फोकस से डाइवर्ज होता दिखेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, आई होप आपको ये फोकस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, सॉरी इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक है, फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फिर एक होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकल लेंथ जो होता है, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलिएगा? फोकल लेंथ बोलिएगा। ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है, ये आपको कुछ टर्मिनोलॉजी थे जो कि आपको कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों ही जगह आपको क्या करेंगे? काम करते हैं। ठीक है, अब मिरर में क्या होता है, आपको एक फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, मिरर के अंदर। तो स्फेरिकल मिरर में हम लोग वो रिलेशन भी देखेंगे अभी। ठीक है, यूं तो आप लोग जब पढ़ते हैं तो आप लोग क्या लिखते हैं? F इज इक्वल टू R/2, बट ये पूरा सही नहीं है। अभी हम लोग उसको सही तरीके से डिराइव करेंगे और एक्चुअली ये किस केस में होगा वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपका एक सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है, आपको एक प्रूफ करना है, आपका जो फोकल लेंथ है उसको जो है आपको मिरर, स्फेरिकल मिरर में आपको निकालना है। फोकल लेंथ डेरिवेशन है। ठीक है, कि व्हाट इज द, या इसको बोलेंगे हम लोग कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ F एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R। ठीक है, इसके बीच में क्या रिलेशन है? फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये जो रिलेशन है हम लोग किसके लिए देखेंगे? कॉनकेव मिरर के लिए देखेंगे। ठीक है, वैसे ये जो एग्जाम में आएगा ये आपको सिंपली मिरर के लिए आएगा, स्फेरिकल मिरर में, कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बारे में जो रिलेशन है वो बताइए। ठीक है, तो हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए इसको डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग सपोज दैट एक कॉनकेव मिरर ले लिए। ठीक है, और इसका जो ये मिड पॉइंट होगा ये पोल होगा, और यहां से कहीं से आपका इसको आप मिला दीजिए, ये हम मान लेते हैं C है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक कॉनकेव मिरर माने। ठीक है, कॉनकेव मिरर में हम लोग इसके मिड पॉइंट को P लिए, जिस भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग C ले लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं, एक पैरेलल रे जो है, जो इस प्रिंसिपल CP जो होगा, ये मेरा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। हम बोले थे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। प्रिंसिपल
एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो सीपी हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके ठीक पैरेलल हम लोग एक रे लिए, इसको पैरेक्सियल रे बोलेंगे। क्यों पैरेक्सियल रे बोलते हैं, तो पैरेक्सियल रे का मतलब क्या हुआ, जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज हो, उससे दूर ना हो। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिए, एक पैरेक्सियल रे ले सकते हैं। अगर ये पैरेक्सियल रे नहीं हुआ, ठीक है, तो इससे प्रिंसिपल एक्सिस और इसके बीच, ये जो आपका इंसिडेंट रे, इसके बीच अगर दूरी बहुत ज्यादा है, तो फिर ये पैरेक्सियल रे नहीं, पैरेलल होगा। पैरेलल तब भी होगा। ठीक है, आपका कोई, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हम काफी दूरी पर ले लिए, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्लोज नहीं बोलेंगे। ये क्लोज नहीं है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर पैरेक्सियल रे नहीं बोलेंगे। पैरेक्सियल रे वो होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेक्सियल रे हो गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कुछ अभी मान के फिलहाल चले हैं। ठीक है, वैसे आपका जो सिलेबस उस सब में पैरेक्सियल रे ही मान बोला है पढ़ने के लिए, मतलब आपको लिखा नहीं है, लेकिन जो भी स्टडी किया था वो पैरेक्सियल रे के लिए किया था। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला निकालेंगे कि अगर मान के चलिए पैरेक्सियल रे नहीं रहा, ठीक है, काफी दूर रहा, तब क्या होगा, फिर हम लोग केस ले लेंगे पैरेक्सियल रे का। ठीक है, तो हम लोग अभी ये आपका एक इंसिडेंट हम लोगों का रे हुआ। ठीक है, हम लोग क्या किए, इसको थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि मेरा ज्योमेट्री थोड़ा सही से बन जाए। ठीक है, यहां सी कर लेते हैं। ठीक है, यहां कर लेते हैं ये। ठीक, अब ये यहां पर जब इंसिडेंट होगा, ठीक है, ये इंसिडेंट होगा तो यहां से टकराने के बाद ये कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो ये हमारा कुछ फोकस से ये क्या कर गया, पास कर गया। ठीक है, ये हमारा फोकस से पास कर गया। दिस इज माय फोकस, यहां से हम लोग का पास कर गया है। ठीक है, इन अ सिमिलर वे हम लोग को यहां पर इमेज बनाने के लिए एक और रे का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग एक और रे यहां से भेज दिए। ठीक है, सॉरी। ठीक है, यहां हम लोग भेज दिए और ये यहां से इंसिडेंट होने के बाद ये इस तरह से चला गया। ठीक है, यहाँ मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर फोकस पर आपका एक इमेज बन रहा है, क्योंकि इमेज बनाने के लिए दो रे का जरूरत था, तो हम एक इंसिडेंट रे इधर से भेजे, एक इंसिडेंट रे इधर से भेजे। ठीक है, अब ये जो है यहां से इस पॉइंट को आप मिलाइएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो है आपका ये आप मिला रहे हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सी से पी भी क्या है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सीपी आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन जॉइनिंग है, और सीपी जो है आपका वो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है, कैपिटल आर, यही है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और एफ से जो पी है, ठीक है, दैट इज फोकल लेंथ, इसी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहां पर इस तरह से ये आपको बताए थे। ठीक है, कि अगर स्फेरिकल मिरर है, कोई नहीं भी आपको जानकारी तो समझ लीजिए, अगर स्फेरिकल मिरर है, आप इस स्फेरिकल मिरर से सेंटर पर जब कोई लाइन ऐसे आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो एक्चुअली दिस लाइन इज नॉर्मल टू दिस पोर्शन, ये इस पर क्या होगा, नॉर्मल होगा इस स्फीयर पे। तो यहां पर ये जो है आपका नॉर्मल वाला लाइन है, और ये क्या कर रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो इसको ठीक नॉर्मल है ना, तो यहाँ एंगल थीटा बनाएगा, तो यहाँ भी एंगल थीटा बनाएगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। ऐसा ही जो है आप यहाँ पर भी बाइसेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। सिंपल सी ऐसी कहानी है। ठीक है, अब इस स्टोरी के अंदर क्या है आपका, इसको आप चाहे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलिए और इसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे बोल सकते हैं। चलिए हम थीटा थीटा ही लिए तो थीटा थीटा ही ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा कहानी है। ठीक, अब इसके साथ क्या है कि हम लोगों का ये जो एंगल है यहाँ पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक, इस एंगल को हम लोग कुछ मान लेते हैं। ठीक है, इस एंगल को हम लोग कुछ मानेंगे। देखते हैं ये जो आपका एंगल है, ये एंगल कितना डिग्री बनेगा, तो भी निकालेंगे हम लोग। एक काम करते हैं, इसको निकालने से पहले एक काम करते हैं, क्यों ना यहां से एक बाइसेक्ट डाल लिया जाए। ठीक है, ऐसे, ठीक, इस पर परपेंडिकुलर डाल लिया जाए इस तरह से।
ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे, ठीक। और इस पॉइंट को यहां से ये आया है, कोई ए लाइन है, इसे यहां पर टकराया है, इसको बी मान लेते हैं, ये सी है, ठीक है। इस पॉइंट को कुछ एम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सीबी लाइन है, सीबी लाइन पर इस एफ से हम लोग क्या किए हैं, इस एफ से हम लोग परपेंडिकुलर डाले हैं। तो ये एफ जब इससे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, ठीक बराबर बराबर होगा, ठीक है। मतलब सी एम जो होगा वो एम बी के बराबर होगा, ठीक है। ये है हम लोगों का ज्योमेट्री, ठीक। चलिए यहां तक कहानी है। वैसे अगर हम लोग देखें तो बिना इस रे का भी काम बन जाता। चलिए खैर इमेज बनाना था इसलिए कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या है, ये जो ट्रायंगल है सी बी एफ, इस ट्रायंगल को देखते हैं, ठीक। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे तो अपने को ये वाला एंगल का अता पता फिलहाल अभी नहीं है। ये एंगल कितना डिग्री है ये नहीं मालूम है, ठीक है। चलिए नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। ये 90 डिग्री है इतना तो पता है। ये आप देखिए कौन सा ट्रायंगल बोल रहे हैं देखने के लिए, तो हम देखने बोल रहे हैं ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ऐसा जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाली जो ट्रायंगल है, तो ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 90 है और ये थीटा है, सब 180 होता है, तो ये भी कितना आएगा, थीटा ही आएगा। देखिए इसको इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये 90 प्लस ये वाला थीटा और प्लस ये वाला एक्स, सब तीनों जोड़ते तो 180 आता। तो थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। सिंपल सा कहानी है, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक। अब क्या है, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये एंगल आपका थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना है, 2 थीटा। यहां से यहां तक एंगल कितना है, 2 थीटा। और ये एंगल अगर 2 थीटा है तो ये एंगल कितना डिग्री बनेगा, ये एंगल भी 2 थीटा बनेगा, ठीक है। अब देख लीजिए ये 90 माइनस थीटा, ये 2 थीटा, ये 90 माइनस थीटा प्लस ये वाला 2 थीटा, और यहाँ का हमको एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल x अगर मान लीजिएगा, तीनों जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, ठीक है, 180 होना चाहिए। तो यहाँ से तो हो जाएगा 90 प्लस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अगेन ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है तो ये एंगल कितना बनेगा, तो एक एंगल 90 माइनस थीटा है यहाँ वाला, और ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना डिग्री बनेगा, अगर x है तो 180, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ का जो एंगल है ये आप बता पाइएगा, ये एंगल भी कितना डिग्री होगा, थीटा डिग्री होगा। सिंपल सा कहानी है, ठीक है। तो ये एंगल हमको पता चल गया कि ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो वंस वी गेट दिस एंगल, उसके बाद हम लोग अब काम हम लोग का आसान हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये काम आसान हुआ, हम लोग ये एंगल पता कर लिए, सिंपल ज्योमेट्री है, लगाकर हम लोग पता करना है। यहाँ का एंगल थीटा है तो ये एंगल हम लोग थीटा निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को देख लेंगे, ठीक है। ये C है, ये F है और ये M है। ये क्या है, 90 है और ये एंगल हमको थीटा निकल चुका है, ठीक है। तो हम लोग का अगर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो इस जगह पर अगर देखेंगे तो ये हमारा बेस हो गया, ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। सिंपल सा कहानी है। तो इसमें हमको अगर CF निकालना है, ये हाइपोटेनस जो है ये CF निकालना है, ठीक है। ये अगर हमको निकालना है तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, काफी आसानी से निकाला जा सकता है, देखते हैं, ठीक है। एक चीज तो तय है कि C से जो B की दूरी होगी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। CB जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जैसे CP रेडियस ऑफ कर्वेचर से CB भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और जब हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डाले तो ये बराबर बराबर भाग में बटा, तो CM का वैल्यू कितना होगा, CM का जो वैल्यू होगा वो r/2 के बराबर होगा। CM का वैल्यू r/2 के बराबर होगा। तो अगर ये वैल्यू r/2 है तो ये वैल्यू बताइए, तो इस वैल्यू को कितना लिखा जा सकता है, तो CF कैन बी रिटन एज, ये कितना हो जाएगा, r/2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है।
ये वैल्यू कितना हो जाएगा, r/2 cos थीटा वैल्यू होगा। तो CF का जो वैल्यू है वो आपको कितना निकल गया, r/2 cos थीटा। ये आपका CF का वैल्यू हो गया, ठीक है, r/2 cos थीटा, ठीक है। और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमको लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। ये आपका बेस है और ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस x मान लो, तो cos थीटा इज इक्वल टू b/h, यानी r/2/h। तो हमको ये निकालना है ना, x क्या है हमारा, CF है, ठीक है, वो ये निकालना है। तो CF इज इक्वल टू होगा r/2, और ये cos थीटा नीचे आएगा, वही सोच रहे थे कुछ तो मिस्टेक हुआ है। CF इज इक्वल टू r/2 sec थीटा होगा, ठीक है। तो हम लोग का CF का वैल्यू निकल गया r/2 sec थीटा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब यहां से यहां CF का वैल्यू पता चल गया, CF इज r/2 sec थीटा, ठीक है। तो जैसे ही CF निकला तो देखिए CP जो है, ठीक है, सॉरी, ये जो FP है, ये FP जो है ये क्या है, F है। तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि CP इज इक्वल टू CF प्लस FP, ऐसा लिख सकते हो। और CP जो है ये क्या है, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R लिख सकते हैं। CF का वैल्यू आप कितना निकाले हो, r/2 सेक थीटा, और FP क्या है, F है। तो यहां से जो आपका F का फोकल लेंथ का वैल्यू निकला, दैट इज R माइनस r/2 सेक थीटा। दिस इज द रिलेशन, यही रिलेशन होता है। आई होप आपको शायद नीचे ना दिखे, हम थोड़ा सा कैमरा को नीचे की ओर मूव कर देते हैं, ठीक है, ओके, नाउ दिस इज क्लियर, ओके। देन हम क्या किए, ये जो CF है हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP इज इक्वल टू CF प्लस FP लिख सकते हैं। तो CP इज इक्वल टू CF प्लस FP। तो CF की वैल्यू आप ये निकाल के रखे हो r/2 सेक थीटा, और FP की वैल्यू क्या निकाले हो आप, F निकाले हो। तो इस यहां से आप फोकल लेंथ F इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, r माइनस r/2 सेक थीटा। दिस इज योर फोकल लेंथ। तो दिस इज एक्चुअली रिलेशन बिटवीन दिस फोकल लेंथ एंड दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है। लेकिन अगर पैरेक्सियल रे होगा, अगर पैरेक्सियल रे होगा, ठीक है, फोर पैरेक्सियल रे, ठीक है। पैरेक्सियल रे का मतलब वो रे जो इस CP के प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक हो, ठीक है। यानी हम एक ऐसा मिरर का ये कब पॉसिबल है, जब मिरर बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा साइज का अगर मिरर होगा, तब ऐसे केस में आपका जो थीटा का वैल्यू होगा, दिस थीटा टेंड्स टू जीरो, दिस थीटा टेंड्स टू एक्चुअली जीरो। और जैसे ही थीटा टेंड्स टू जीरो होगा तो सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा टेंड्स टू जीरो मींस सेक थीटा का वैल्यू 1, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप छोटा करते जाओगे मिरर को, तो देखो ये मिरर छोटा होता जाएगा, तो यहाँ से ये एंगल भी दबता चला जाएगा, दबता चला जाएगा, छोटा होता जाएगा। इस मिरर को छोटा करो, ये लाइन भी क्या होगा, धीरे 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 नीचे आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल। और जब थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल मतलब टेंड्स टू जीरो अगर कर देंगे, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। अब जैसे ही सेक थीटा की वैल्यू 1 होगी, यहाँ 1 पुट कर दो, तो F का जो वैल्यू होगा वो R माइनस r/2 होगा, दैट इज r/2। तो F इज इक्वल टू कितना निकला, r/2। आप लोग ये रिलेशन बुक वगैरह में देखोगे। बट ये रिलेशन किसके लिए वैलिड होता है, जब ये मिरर जो है वो बहुत ही स्मॉल है या फिर पैरेक्सियल रे के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर मिरर लार्ज है, ठीक है, इन दैट केस आपका जो फोकल लेंथ होगा, दैट इज R इज इक्वल टू सॉरी दैट इज F इज इक्वल टू R माइनस r/2 होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल इस पर हम लोग करते हैं, ठीक, थोड़ा सा ध्यान में आ जाएगा। सिंपल सा न्यूमेरिकल हम लोग एक करते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल जो है लिखते हैं, concave mirror, a concave mirror whose radius of curvature is 20 centimeter, whose radius of curvature is 20 centimeter, and a ray incident at
15 सेंटीमीटर डिस्टेंस from the principal axis, from the principal axis, find its focal length। ठीक है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका 20 सेंटीमीटर है, मतलब एक कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसका कहीं पोल होगा, यहां से हम लोग इस लाइन को मिला दिए, ठीक है, ये हो गया, मान लेते हैं सी। अब जो एक आपका रे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, एट अ 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस, रे इंसिडेंट पैरेलली, यहां कर लो वर्ड, ज्यादा क्लियर रहेगा, पैरेलली एट अ 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब ये जो दूरी है ये 15 सेंटीमीटर पर है, ठीक है, इंसिडेंट कर रहा है। तो बताना है, इंसिडेंट करके कहीं से गुजरेगा तो ये होगा आपका फोकस, तो बताना है इसका ये फोकल लेंथ कितना होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले चीज, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का है कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और ये यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मतलब एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर, और ये यहां से 15 सेंटीमीटर की दूरी से कोई रे जो है वो इंसिडेंट हो रहा है, तो ये पैराक्सियल रे कंसिडर नहीं किया जाएगा, काफी दूरी हो गया, ठीक है। तो इस केस में एफ का जो फॉर्मूला, यानी एफ जो हम लोग बोलेंगे, तो एफ का जो वैल्यू होगा, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, सॉरी आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा होता है, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा की जो वैल्यू है वो आपको निकाल लेना होगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो थीटा देख लो, यहां से हम लोग कैसे मिलाते हैं, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज थीटा, और ये आपका थीटा होता है, ये थीटा होता है, हम लोग पहले ही देखे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप निकालोगे, ठीक है, इस जगह पर, तो आप कितना निकालते हो, कॉस थीटा आप कितना कैसे निकालोगे, तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालोगे, ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका 20 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इधर होगा और 10 सेंटीमीटर इधर होगा, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 10 सेंटीमीटर आ गया, ये दूरी जो है ये सी एफ निकाल लो आप, ठीक है। तो आप सी एफ कैसे निकालोगे, तो सी एफ इज इक्वल टू आर बाई टू सेक थीटा होगा, ठीक है, ये होगा सिंपल सा चीज, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ना, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इसमें ये जो है ये आपका क्या है, बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच कर लेते हैं, ठीक है, बी बाई एच कर लेते हैं, बी कितना है आपका, बी हो गया आपका 10 सेंटीमीटर और एच हो गया सी एफ, ठीक है। और सी एफ का जो है वो कुछ आपको वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं है, वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो ये डिस्टेंस तो हमको पता है, ये जो दूरी है ये दूरी अपने को पता है, ठीक है, दिस लेंथ इज नोन, ये वाला लेंथ अपने को नोन है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर ये दूरी तो अपने को नोन है, ये वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, थीटा निकालना है ना यार, तो हम लोग क्यों ना ये वाला जो ट्रायंगल है इसको कंसीडर कर ले, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, ठीक है, इस ट्रायंगल को अपने को कंसीडर करना है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को अगर कंसीडर कर लेंगे तो अपने को ये पता है और ये पता है, हाँ निकल गया, ये है मेरा C, ठीक है, ये वही डिस्टेंस होगा ना, 15 सेंटीमीटर पे है ना, तो ये पॉइंट यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया, ये दिया ना 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, और ये यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो ये हम 20 सेंटीमीटर ले लिए, और ये एंगल अपने को थीटा निकाल देना है, ये वाला एंगल, ठीक है, यहाँ परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं है, थीटा एंगल डायरेक्ट निकाल लो, तो कितना हो जाएगा थीटा यहाँ से, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा तो यहाँ से नहीं निकलेगा, ये वाला है, साइन ऑफ थीटा कर लो, साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी बाई एच कर लो, p इज 15 बाई एच यानी 20,
ठीक है, ये हो गया 15 यानी 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3/4 निकल गया। ठीक है, और अब हमको cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा इज 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कर लो, यानी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 3/4 का होल स्क्वायर। 4 चौके 16 में से 9 चला जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 9 चला जाएगा, तो 7 बाई ये हो जाएगा 16, ये आएगा। ठीक है, 7/16 आएगा। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। तो जब कॉस थीटा इतना होगा तो आप सेक थीटा कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा होगा उल्टा, यानी कि आपका अंडर रूट 16/7। इसको उलट दोगे 16/7 मतलब 4/√7। ये हो गया आपका सेक थीटा। तो फॉर्मूला में यहाँ डाल दो। आर का वैल्यू कितना दे रखा है, आर 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 जो है वो 20 है, ये 20/20 10 इंटू आपका हो जाएगा 4/√7। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दैट इज 20 माइनस 40/√7, दैट इज, अब बहुत होगा तो यहाँ से क्या कॉमन, ये √7 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, जो होगा दैट इज एक्चुअली आंसर, इतना ही उसका फोकल लेंथ निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम में आपको ऐसे डील करना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कॉनकेव मिरर हैविंग, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम लोग। ठीक, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अ कॉनकेव मिरर हैविंग, अ कॉनकेव mirror having center of curvature is, center of curvature is 2 centimeter, find its f, इसका f बताना है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो एक कॉनकेव मिरर है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ये नहीं बोला है कि कितनी दूरी पर रे इंसिडेंट कर रहा है। जब ऐसा कुछ नहीं बोलता है तो सिंपल सी बात है, हम लोग ये कंसीडर करके चलेंगे कि ये कॉनकेव मिरर है, काफी नजदीक में ही ये जो रे होगा वो इंसिडेंट हो रहा होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी से पी के बीच का दूरी आपको दे दिया है। ठीक है, मतलब आर की वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यहां से एफ का वैल्यू कितना होगा, तो फोकल लेंथ निकालेंगे, यही होगा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, r/2 बोले तो 2/2, दैट इज 1 सेंटीमीटर। दिस इज योर फोकल लेंथ। ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये आप देख लिए आज का जितना भी आपका टॉपिक था, हम लोग उसको कवर अप कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे का कुछ प्रॉब्लम, आगे कुछ और जो टॉपिक होगा उसको कवर अप करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।